एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल भारत में एक साल में औसतन 275 पति की हत्या पत्नी द्वारा और 225 पत्नियों की हत्या पति के द्वारा की जाती है। पत्नी द्वारा पति की एक ऐसी ही हत्या हुई थी मार्च 2025 में, जिसने पूरे भारत में सुर्खियां बटोरी थी। और आज भी इस हत्याकांड से जुड़ी खबरें नेशनल मीडिया में हेडलाइंस बनती हैं। हम बात कर रहे हैं साहिल मुस्कान सौरव केस की। वही मुस्कान जिसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ के सीने पर चढ़कर बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसके शव को 15 टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से भर दिया था। इस हत्या के पीछे की वजह तो आप जानते ही होंगे, मगर इससे हटकर भी साहिल, मुस्कान और सौरभ की कई ऐसी सच्चाइयां हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। खासकर जो खुलासे चार्जशीट फाइल होने के बाद सामने आए हैं वो और भी हिला देने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको साहिल, मुस्कान, सौरभ केस की उन पहलुओं से रूबरू करवाते हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे और जिसका खुलासा चार्जशीट फाइल होने के बाद हुआ है। मगर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। पूरी कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए कहानी के अहम किरदारों के बारे में जानना जरूरी है। इस कहानी की पहली सबसे अहम किरदार है मेरठ की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी। मुस्कान के पिता मेरठ के ब्रह्मपुरी में रहते हैं। यहीं उनकी ज्वेलरी की शॉप है। मुस्कान का बचपन भी यहीं पर बीता था। इस केस के विक्टिम सौरभ राजपूत का परिवार भी मेरठ के इसी इलाके में रहता था। चूंकि इन दोनों का परिवार मेरठ के एक ही इलाके में रहता था, इसलिए यहीं पर रहते हुए सौरभ की मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से होती है। बचपन में हुई मुलाकात पहले दोस्ती में बदलती है और फिर यही दोस्ती अब प्यार में बदल जाती है। पता ही नहीं चलता है। दोनों आपस में शादी करने का फैसला करते हैं और इस बारे में अपने अपने परिवार वालों को भी बताते हैं, मगर दोनों के ही परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते हैं। परिवार वालों द्वारा शादी से इनकार की सबसे बड़ी वजह यह थी कि सौरभ मर्चेंट नेवी में एक अच्छे पद पर नौकरी कर रहा था, जबकि मुस्कान ने केवल 8वीं तक की पढ़ाई ही की हुई थी। दोनों अपने अपने परिवार वालों को इस शादी के लिए मनाने की काफी कोशिश करते हैं, मगर कोई शादी के लिए तैयार नहीं होता है। मुस्कान के प्यार में पागल सौरभ परिवार वालों के खिलाफ जाते हुए अब एक बड़ा कदम उठाता है और 2016 में मुस्कान से कोर्ट मैरिज कर लेता है। क्योंकि सौरभ का परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं था, इसलिए जब बेटा अपनी मर्जी से शादी कर लेता है तो परिवार वाले उससे रिश्ता खत्म कर लेते हैं। इस कारण शादी के बाद सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान के साथ मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में ही एक किराए के मकान में रहने लगता है। शादी से पहले तक तो दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते थे, मगर शादी के बाद इन दोनों की जिंदगी में ऐसे ट्विस्ट आते हैं जिसकी कल्पना शायद इन दोनों ने नहीं की थी। प्यार से शुरू हुआ यह रिश्ता शादी के तुरंत बाद रोज के झगड़े में बदल जाता है। अब इन दोनों के बीच रोज रोज लड़ाइयां होने लगती हैं। इन लड़ाइयों के बीच किसी तरह ये दोनों इस रिश्ते को बनाए रखते हैं। शादी के कुछ समय बाद तक मुस्कान और सौरभ साथ में रहते हैं। फिर सौरभ अपने काम के सिलसिले में वापस लंदन चला जाता है। यहाँ वो कुछ समय तक तो मर्चेंट नेवी ऑफिसर के तौर पर ही काम करता है, मगर एक समय बाद वो मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर एक बेकरी में काम करने लगता है। उतार चढ़ाव के बीच सौरभ और मुस्कान की शादी को 3 साल हो जाते हैं। समय समय पर वो अपनी पत्नी से मिलने लंदन से वापस भारत भी आता रहता है। इसी बीच 2019 में मुस्कान एक बेटी को भी जन्म देती है। बिटिया के जन्म के बाद इन दोनों के रिश्तों में जो तनाव था वो थोड़ा कम होने लगता है। परिवार वाले भी अब मुस्कान को अपनी बहू के तौर पर अपना लेते हैं। ये वो समय था जब लगने लगता है कि सब कुछ इन दोनों के बीच नॉर्मल हो चुका है। ये एक हैप्पी फैमिली लगने लगती है। मगर इन्हीं सब के बीच इस मुस्कान की जिंदगी में एंट्री होती है साहिल शुक्ला की। साहिल शुक्ला भी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ का ही रहने वाला था। वैसे तो मुस्कान ने केवल 8वीं तक की पढ़ाई की थी, मगर ये पढ़ाई उसने उसी स्कूल में की थी जहां कभी साहिल भी पढ़ा करता था। बचपन के दिनों में इन दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। पढ़ाई छूटने के बाद दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं, मगर 2019 के अंत में ही स्कूल के कॉमन फ्रेंड के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाता है
और उसमें पुराने दोस्तों को जोड़ा जाता है। इस ग्रुप में जुड़ने वाले दोस्तों में साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी भी थे। ग्रुप में जुड़ते ही साहिल और मुस्कान ग्रुप से हटकर प्राइवेटली बातचीत शुरू करते हैं। वैसे तो शुरू में बातचीत एक नॉर्मल दोस्त की तरह होती है, मगर बीतते समय के साथ दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। इसी बातचीत के दौरान मुस्कान को साहिल के नशे की आदतों के बारे में भी पता चलता है। साहिल मजे के लिए खूब नशे किया करता था। वो नशे की दवाइयां मुस्कान को भी देता है और समय के साथ मुस्कान को भी इन नशे की आदत लग जाती है। एक तरफ था मुस्कान का पति सौरभ राजपूत, जो मुस्कान को बेहद चाहता था और बेटी से भी बहुत ज्यादा प्यार करता था। दूसरी तरफ मुस्कान साहिल के प्यार में पड़कर अपने पति को धोखा दे रही थी। एक समय बाद तो मुस्कान साहिल के लिए इतनी ज्यादा पागल हो जाती है कि अब वो साहिल से ही शादी करने का प्लान बनाने लगती है। मगर सबसे बड़ी समस्या थी कि साहिल बेरोजगार था। दूसरी तरफ सौरभ लंदन में जॉब करते हुए अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। उन्हीं पैसों के बल पर मुस्कान और पूरा परिवार अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था। अब मुस्कान सौरभ द्वारा मेहनत से कमाए गए पैसे बॉयफ्रेंड साहिल को देने लगती है और साहिल उन पैसों का इस्तेमाल जुआ खेलने और अलग अलग तरह के सट्टेबाजी में करने लगता है। सौरभ को भनक लगे बिना मुस्कान काफी पैसे अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क कहाँ छिपाए छिपता है। मुस्कान के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब मुस्कान साहिल के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो जाती है तो वो अपने पति को अवॉइड करने लगती है। इस कारण सौरभ को पत्नी पर शक होने लगता है। एक दिन वो पत्नी के मोबाइल को चेक करता है, जिससे पता चल जाता है कि वो साहिल के साथ रिश्ते में है। सौरभ के लिए यह बहुत ही बड़ा धक्का था। जिस लड़की के लिए उसने पूरे परिवार को छोड़ दिया था, अब वही लड़की किसी और लड़के के लिए उसे छोड़ रही थी। अपनी पत्नी की हरकतों से सौरभ काफी दुखी होता है और अब वो मुस्कान को तलाक देने की सोचने लगता है। काफी सोच विचार के बाद सौरभ तय कर लेता है कि वो मुस्कान को तलाक दे देगा। मगर इन सब के बीच सौरभ के मन में अपनी बिटिया का ख्याल आ जाता है। वो इस बारे में अपनी पत्नी से भी बात करता है। इस बातचीत में मुस्कान कहती है कि उससे गलती हुई है और अब वो सुधरने के लिए तैयार है। उसे एक और मौका दिया जाए। अगर वो दोनों अलग होते हैं तो इन सब का सबसे बुरा असर उसकी बेटी पर पड़ेगा। वो बेसहारा हो जाएगी। मुस्कान की बातों में आकर सौरभ तलाक के फैसले को बदल देता है और मुस्कान को एक और मौका देने का फैसला करता है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद सौरभ एक बार फिर से लंदन चला जाता है। इधर मुस्कान कुछ समय तक तो बॉयफ्रेंड साहिल से बातचीत बंद कर देती है, मगर उसे तो नशे की आदत लग चुकी थी, इसलिए लंबे समय तक वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और पति के वापस लंदन जाते ही एक बार फिर से साहिल से कांटेक्ट करती है। अवैध रिश्ते का खेल एक बार फिर से शुरू हो जाता है, मगर इस बार मुस्कान इस बात की भनक अपने पति को नहीं लगने देती है कि वो एक बार फिर से साहिल के साथ रिलेशनशिप में है। लंदन में काम करते हुए सौरभ के पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट करीब आ जाती है। इसके अलावा वो अपनी पत्नी और बेटी को भी साथ में लंदन ले जाने की तैयारी में लग जाता है। इस बारे में वो मुस्कान से बात भी करता है, मगर मुस्कान पति के साथ लंदन जाने से मना कर देती है। सौरभ काफी समझाने की कोशिश करता है, मगर मुस्कान उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है। अंत में तय होता है कि मुस्कान मेरठ में ही रहेगी, जबकि सौरभ अपनी बेटी को अपने साथ लेकर लंदन चला जाएगा। 28 फरवरी को मुस्कान और सौरभ की बेटी का जन्मदिन आता है। बेटी और पत्नी को सरप्राइज देने के साथ साथ बेटी का बर्थडे मनाने के लिए सौरभ अचानक 24 फरवरी 2025 को मेरठ चला आता है। इस सफर का मकसद बेटी का बर्थडे मनाने के अलावा बेटी का पासपोर्ट बनवाना तथा अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना भी था। यहां आकर 28 फरवरी को बड़े मजे से सौरभ अपनी बेटी का बर्थडे मनाता है। इस बीच सौरभ अपने परिवार वालों से भी मिलता है। यहां तक सब कुछ नॉर्मल लगता है। मुस्कान भी साहिल के साथ खुश थी और अच्छे से रहती है। अक्सर होली जैसे त्योहार के समय सौरभ विदेश में ही होता था, मगर इस साल इत्तेफाक से वो भारत में ही था। इसलिए परिवार वाले तय करते हैं कि इस बार की होली बेटे के साथ मनाई जाएगी। इसी सिलसिले में सौरभ की बहन 6 मार्च 2025 को उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भी करती है। इस मैसेज के जवाब में सौरभ की ओर से उसकी बहन को मैसेज मिलता है कि इस बार
तुम होली पर घर आओगी क्या? इस तरीके से कुछ देर तक सौरभ और उसकी बहन में व्हाट्सएप पर चैट होती रहती है। इसी बीच सौरभ की बहन मैसेज के जरिए बात न करके फोन कॉल करके अपने भाई से बात करने का फैसला करती है। मगर जब वो अपने भाई के नंबर पर फोन करती है तो फोन रिसीव नहीं होता है। मैसेज के जरिए वो बताता है कि कहीं अलग होने की वजह से वो फोन पर बात नहीं कर पाएगा। वो बहन को बताता है कि दरअसल वो हिमाचल घूमने के लिए आ गया है। सौरभ के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हिमाचल की अलग अलग लोकेशन से वीडियो और फोटो भी पोस्ट किए जाते हैं। इसी बातचीत के दौरान सौरभ की बहन सौरभ से मैसेज के जरिए पूछती है कि जब तुम और मुस्कान घूमने गए हो तो फिर अपने साथ अपनी बेटी को लेकर क्यों नहीं गए, उसे नाना नानी के पास क्यों छोड़ दिया। जवाब में मैसेज आता है कि बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए उसे साथ लेकर नहीं आ पाए। अगले कई दिनों तक परिवार के दूसरे सदस्यों से भी सौरभ केवल टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए ही बात करता है। खासकर होली के दिन जब सौरभ के बड़े भाई बबलू राजपूत फोन करते हैं तो फोन रिसीव नहीं होता है, और व्हाट्सएप पर जिस तरीके से उनके मैसेज का जवाब मिलता है वो भी सौरभ के स्वभाव से बिल्कुल अलग रहता है। अब सौरभ के परिवार वालों के मन में शंका होने लगती है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सौरभ टेक्स्ट मैसेज के जरिए बात तो कर रहा है मगर फोन पर बात करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है। इसी बात को समझने के लिए मुस्कान को फोन किया जाता है। जवाब में मुस्कान कहती है कि दरअसल हम लोग हिमाचल घूमने आए हैं, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए फोन पर बात नहीं कर पा रहे हैं। अगले कई दिनों तक सौरभ का मोबाइल तो स्विच ऑन मिलता है और टेक्स्ट मैसेज भी आते जाते हैं, मगर सौरभ फोन पर बातचीत नहीं करता है। इस कारण अब परिवार वालों के मन में भरम होने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इन सब के बीच कई दिन बीतते हुए 18 मार्च 2025 का दिन आता है। सौरभ के मैसेज लगातार आ रहे थे। सौरभ के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार फोटो और वीडियो भी पोस्ट किए जा रहे थे, मगर सौरभ फोन पर बात नहीं कर रहा था। इसलिए परिवार वाले अब खुद ही सौरभ के किराए के मकान के पास आकर सौरभ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर सौरभ वहां नहीं मिलता है। उसी दिन यानी 18 मार्च 2025 को ही सौरभ का छोटा भाई राहुल जब अपने भाई को ढूंढने के सिलसिले में किराए के मकान के आसपास घूम रहा था, तभी उसकी नज़र अपनी भाभी मुस्कान पर पड़ती है। मुस्कान उस समय किसी अजनबी लड़के के साथ थी। ये बात राहुल को खटकती है और परिवार वालों को जाकर इस बात की जानकारी देती है। अब सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि एक तरफ बेटे से फोन पर बात नहीं हो रही है और दूसरी तरफ बहू किसी और के साथ घूम रही है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुस्कान भी कुछ साफ साफ जवाब नहीं दे रही है। इसलिए परिवार वाले 18 मार्च 2025 को मेरठ के ही एक पुलिस थाने में जाकर सौरभ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत सबसे पहले उसी घर से करते हैं जहां सौरभ मुस्कान के साथ रहा करता था। घर पर बाहर से ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। जब ये लोग कमरे के अंदर जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कमरे से बड़ी ही अजीब बदबू आ रही थी। इसके अलावा रूम में बेडशीट पर खून के निशान थे। दीवार पर यहां तक कि बाथरूम में भी खून के धब्बे थे। पास में एक बड़ा सा ट्रॉली बैग रखा हुआ था जिसमें एक हड्डी का टुकड़ा भी पड़ा हुआ था। घर की और तलाशी ली जाती है तो पुलिस वालों को दो बड़े बड़े चाकू और कटर मिलते हैं। कमरे के अंदर का एक एक सीन इस बात की गवाही दे रहा था कि यहां जरूर किसी की हत्या की गई है। पुलिस वाले अपनी जांच करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कमरे के बाहर एक बड़ा सा नीला ड्रम दिखाई देता है। ड्रम को हिलाने डुलाने का प्रयास किया जाता है तो वो नहीं हिलता है, क्योंकि काफी भरा था। फिर पहले ड्रम को खोलने का प्रयास किया जाता है ताकि देखा जा सके कि अंदर क्या है। जैसे ही पुलिस वाले ड्रम खोलते हैं, एक बदबू से हर कोई अपनी नाक बंद करने पर मजबूर हो जाता है। ड्रम को देखने पर पता चलता है कि वो तो सीमेंट से भरा हुआ है। अगर उसमें केवल सीमेंट है तो बदबू आने की वजह क्या थी? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए तुरंत उस डब्बे में भरे सीमेंट को फोड़ा जाता है। अंदर से जो निकलता है उसे देखकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। ड्रम के अंदर से एक इंसान के कटे हुए हाथ पैर समेत शरीर के दूसरे अंगों के टुकड़े इत्यादि मिलते हैं। क्या ये टुकड़े सौरभ के ही किए गए थे और किसने किए थे? बस इसी बात को समझने के लिए तत्काल ही पुलिस वाले मुस्कान की तलाश में लग जाते हैं। मुस्कान अपने ही घर में मिलती है।
तुरंत मुस्कान को हिरासत में ले लिया जाता है और उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पहले तो मुस्कान पुलिस वालों को भी गुमराह करने की कोशिश करती है, मगर पुलिस वाले जब सवालों की बौछार मुस्कान के सामने करते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाती है और अब उसके पास सच बताने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। मुस्कान द्वारा बताया गया सच बेहद ही खौफनाक था। मुस्कान द्वारा पुलिस के सामने किए गए खुलासे के मुताबिक जब साहिल और मुस्कान के लव अफेयर के बारे में सौरभ को पता चल जाता है तो वो तो तलाक देने की प्लानिंग में लग जाता है, मगर किसी तरह बेटी की वजह से सौरभ फिर से इस रिश्ते को बचाने के लिए तलाक का प्लान टाल देता है और मुस्कान के साथ उसका समझौता हो जाता है। समझौते के कुछ समय तक मुस्कान ठीक से रहती है, मगर वो अपने दिल से साहिल को नहीं निकाल पाती है। जब सौरभ लंदन चला जाता है तो इसी बीच मुस्कान और साहिल के संबंध भी बन जाते हैं। अब साहिल भी मुस्कान से शादी करने की बात करने लगता है, मगर सबसे बड़ी समस्या थी कि पति सौरभ के रहते साहिल और मुस्कान की शादी कैसे होगी। इसी कारण अब मुस्कान सौरभ को बीच से हटाने का फैसला करती है। प्लानिंग के तहत पहले वो सोशल मीडिया पर साहिल की मां के नाम से 2-3 अकाउंट बनाती है। दरअसल साहिल अंधविश्वासी किस्म का आदमी था। वो अपनी मर चुकी मां को लेकर हद से ज्यादा पागल था। इसी का फायदा उठाते हुए मुस्कान साहिल की मां के नाम से बनाए गए सोशल मीडिया अकाउंट से साहिल को मैसेज करने लगती है और उसमें लिखती है कि तुम्हें सौरभ की हत्या करनी होगी ताकि तुम मुस्कान से शादी कर सको। मुस्कान हमारी बहू है, वो बहुत अच्छी लड़की है। इस तरीके से वो अलग अलग तरह के मैसेज भेजकर साहिल को सौरभ की हत्या के लिए उकसाती रहती है। फिर जब साहिल मुस्कान की बातों में आने लगता है तो अब दोनों आमने सामने बैठकर नवंबर 2023 से सौरभ को अपने रास्ते से हटाने के प्लान में लग जाते हैं। मगर इन लोगों को सही समय नहीं मिल पाता है। लेकिन जब फरवरी 2025 में अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए सौरभ लंदन से मेरठ आता है तो साहिल और मुस्कान को वो मौका मिल जाता है जिसका ये लोग लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सौरभ के सामने तो मुस्कान काफी अच्छे से रहती है, मगर पीठ पीछे वो साहिल के साथ मिलकर सौरभ को अपने रास्ते से हटाने के प्लान को अंतिम रूप देने में लगी हुई थी। अपनी तैयारी के तहत मुस्कान मेरठ के शारदा रोड स्थित एक हार्डवेयर की दुकान में जाकर 800 रुपए में 2 बड़े बड़े चाकू खरीदती है। पास के ही एक दूसरी दुकान से कटर खरीदा जाता है। सौरभ को बेहोश करने के लिए मुस्कान अपने ही हाथों से उषा मेडिकल हॉल से नींद की दवाइयां खरीदती है। पूरी तैयारी होने के बाद 3 मार्च 2025 को ये लोग सौरभ की हत्या करने का फैसला करते हैं। सौरभ की हत्या करने से पहले मुस्कान अपनी बेटी को अपने माता पिता के घर भेज देती है ताकि बेटी ये सब ना देख सके। फिर साजिश के तहत मुस्कान सौरभ के खाने में ढेर सारी नींद की दवाइयां मिला देती है। खाना खाते ही सौरभ बेहोश हो जाता है। सौरभ के बेहोश होते ही मुस्कान साहिल को फोन करती है और वो भी अब घर में आ जाता है। अब यहां पर साहिल मुस्कान के हाथ में चाकू देखते हुए उसे आदेश देता है कि तुम इसके सीने पर हमला करो। साहिल के बताए अनुसार मुस्कान बेहोश पड़े अपने पति के सीने पर बैठ जाती है और धारदार चाकू से उसके ठीक दिल पर 3 बार पूरी ताकत से हमला करती है। बेहोशी की वजह से सौरभ को छटपटाने तक का मौका नहीं मिलता है और थोड़ी सी हरकत के बाद वो दम तोड़ देता है। अब साहिल सौरभ की गर्दन काटने को कहता है। मुस्कान ऐसा करती भी है, मगर वो गर्दन काट कर अलग नहीं कर पाती है। इस कारण हथियार अब साहिल अपने हाथों में लेता है और कुछ ही झटके में सौरभ की गर्दन काट कर अलग कर देता है। जब इन लोगों को तसल्ली हो जाती है कि सौरभ मर चुका है तो अब ये लोग सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़ों में काट कर बड़ी सी ट्रॉली में भरते हैं, मगर सौरभ का शरीर ट्रॉली में फिट नहीं बैठता है। इसलिए अब ये लोग लाश को ठिकाने लगाने की अलग तरकीब ढूंढने लगते हैं। इसी क्रम में उन्हें नीले ड्रम का आइडिया आता है। फिर ये दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। अगली सुबह यानी 4 मार्च को साहिल और मुस्कान साथ में कबाड़ी बाजार जाते हैं। वहां से नीला ड्रम खरीद कर ले आते हैं। साथ ही सीमेंट और रेत भी खरीदा जाता है। घर को साफ करने के लिए ये लोग ब्लीचिंग पाउडर भी खरीदते हैं। फिर वापस ये लोग घर में आकर सौरभ के शव को 15 टुकड़ों में काटकर ड्रम में भर देते हैं। फिर उसमें सीमेंट भर देते हैं ताकि किसी को शक ना हो। वैसे सीमेंट भरने से पहले इन लोगों का प्लान उस ड्रम में मिट्टी भरकर उस पर फूलों के पौधे उगाने का था,
मगर ये लोग मिट्टी भरने का प्लान ये सोचकर कैंसिल कर देते हैं कि बदबू बाहर आएगी तो लोगों को शक हो जाएगा। लाश को ठिकाने लगाने के बाद साहिल और मुस्कान निश्चिंत हो जाते हैं कि उनके गुनाह को कोई नहीं पकड़ पाएगा। फिर बड़े ही मजे से ये लोग हिमाचल टूर प्लान करते हैं। हिमाचल जाने के लिए 54,000 में स्विफ्ट डिजायर कैब बुक करते हैं। हिमाचल टूर पर जाने से पहले मुस्कान सौरभ का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले जाती है ताकि इस दौरान वो मोबाइल फोन से सौरभ के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करती रहे ताकि किसी को शक ना हो कि सौरभ मर चुका है। इसके अलावा वो सौरभ के मोबाइल से उसके परिवार वालों को मैसेज भी करती रहती है ताकि सभी को लगे कि सौरभ जिंदा है। 4 मार्च को मुस्कान और साहिल हिमाचल के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले ये लोग शिमला पहुंचते हैं और एक होटल में रुकते हैं। यहां खुद को पति पत्नी बताते हैं। होटल वाले इन दोनों से आईडी मांगते हैं। साहिल तो अपनी आईडी दे देता है मगर मुस्कान अपनी आईडी नहीं दे पाती है। फिर भी ये लोग बहाने बनाकर होटल में रुक जाते हैं। यहां कुछ दिन घूमने के बाद मनाली के लिए निकल जाते हैं। मनाली के बाद ये लोग 10 से 16 मार्च तक कसौल में रहते हैं। 10 मार्च को ही साहिल का जन्मदिन था। इस मौके पर मुस्कान कैब ड्राइवर को भेजकर एक बड़ा सा केक मंगवाती है और बड़े ही मजे से साहिल का बर्थडे होटल में मनाती है। इस दौरान दोनों इस मोमेंट्स की वीडियो भी बनाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। खूब नशे करते हैं। इस टूर के दौरान मुस्कान हर जगह सौरभ के ही मोबाइल से पेमेंट करती है। अपने टूर के दौरान सौरभ के परिवार वालों को सौरभ के मोबाइल से ही मुस्कान मैसेज भेजती रहती है और उन्हें भ्रम में डाले रखती है कि उनका बेटा जिंदा है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 4 मार्च को सौरभ की हत्या करने के बाद अपना टूर खत्म करके साहिल के साथ 17 मार्च को मुस्कान अपने घर वापस आ जाती है। उसने अपनी बेटी को यहीं पर रखा हुआ था। जब मुस्कान वापस आती है तो उसके माता पिता सौरभ के बारे में उससे पूछते हैं। यहां वो अपने माता पिता के सवालों का जवाब नहीं दे पाती है। फिर अपनी मां को मुस्कान बताती है कि उसने सौरभ की हत्या कर दी है और उसका शव काट कर घर के अंदर ही नीले ड्रम में रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्कान की कन्फेशन के बाद मुस्कान की मां इस बात की जानकारी मुस्कान के पिता को देती है। फिर माता पिता खुद ही पुलिस को जाकर मामले की जानकारी देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले सौरभ के भाई बबलू राजपूत को फोन करके थाने बुलाते हैं। उनसे फॉर्मेलिटी के लिए सौरभ की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने को कहा जाता है। फिर इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करके मुस्कान को हिरासत में लेती है और फिर उसकी निशानदेही पर ही घर के अंदर जाकर सौरभ की लाश को बरामद करती है। पुलिस के सामने किए गए खुलासे और पुलिस की जांच में घर से मिले शव के टुकड़ों के बाद तुरंत ही साहिल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। शव के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस साहिल और मुस्कान के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन में सबूत जुटाना शुरू करती है। सबूत के तहत एक बैग से पुलिस वाले हड्डी का टुकड़ा बरामद करते हैं। इसके बारे में पूछने पर पता चलता है कि ये लोग पहले बैग में भरकर शव को ठिकाना लगाना चाहते थे मगर ऐसा नहीं हो पाया। ये हड्डी का टुकड़ा इस केस में एक एविडेंस के तौर पर जमा किया जाता है। इसके अलावा क्राइम सीन से साहिल और मुस्कान के फिंगरप्रिंट्स बरामद किए जाते हैं। जिस चाकू से हमला किया गया था वो चाकू भी बरामद किया जाता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये भी साबित कर देती है कि मुस्कान ने चाकू, नींद की दवा और साहिल के साथ मिलकर ड्रम और सीमेंट खरीदा था। गवाह के तौर पर कैब ड्राइवर से लेकर जिस होटल में ये लोग रह रहे थे वहां के एक एक स्टाफ के बयान दर्ज किए जाते हैं। इस मामले में और गहराई से पूछताछ करने के लिए पुलिस वाले साहिल और मुस्कान को अदालत में पेश करते हुए 14 दिन की रिमांड लेने में कामयाब हो जाते हैं। इस दौरान पूछताछ करते हुए और भी सबूत जुटाए जाते हैं। इसी दौरान ये भी पता चलता है कि सौरभ की 3 मार्च को हत्या करने से पहले मुस्कान ने 25 फरवरी को ही उसे मारने की कोशिश की थी मगर सौरभ के खाना ना खाने से उनका प्लान फेल हो गया था। पूछताछ के बाद साहिल और मुस्कान को जेल में भेज दिया जाता है। जेल में रहते हुए मुस्कान की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब होनी शुरू होती है। जांच में पता चलता है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। अब मुस्कान के पेट में पल रहा बच्चा किसका है वो तो आगे की जांच से साफ होगा। इस बीच सौरभ के भाइयों ने जरूर बयान दिया कि अगर मेडिकली साबित हो जाता है कि मुस्कान के पेट में सौरभ का बच्चा है तो जन्म के बाद बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, मुस्कान ने सौरभ की हत्या करने से पहले अपनी बेटी को अपनी मां के घर पहुंचा दिया था।
उस बच्ची की कस्टडी के लिए फिलहाल कोर्ट में एक अलग से मामला चल रहा है। मुस्कान के माता पिता उस बच्ची को अपने पास रखना चाहते हैं, जबकि सौरभ का परिवार बच्ची को बेटे के निशाने के तौर पर रखना चाहता है। फिलहाल बच्ची की कस्टडी नाना नानी के पास है। इस मामले में पुलिस वाले लगभग 2 महीने तक अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद 12 मई 2025 को चार्जशीट फाइल करते हैं। इस चार्जशीट में कुल 36 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। गवाहों की लिस्ट में मुस्कान के माता पिता का भी नाम है, जिन्होंने अपनी ही बेटी के खिलाफ बयान दिया है। फिलहाल साहिल और मुस्कान जेल में बंद अपने किए की सजा का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान मुस्कान जेल मैनुअल के हिसाब से सिलाई सीख रही है, जबकि साहिल खेती बाड़ी का काम करता है। जेल में समय समय पर मुस्कान साहिल से मिलने की इच्छा भी जताती है, मगर कानूनी तौर पर साहिल और मुस्कान पति पत्नी नहीं हैं, इसलिए इन दोनों को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। हालांकि पूछताछ के दौरान कई बार ये दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ज़रूर आमने सामने आए हैं। कुछ रिपोर्ट ज़रूर कहते हैं कि सौरभ की हत्या के बाद साहिल और मुस्कान ने एक मंदिर में शादी कर ली थी, मगर पुलिस रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई भी बात नहीं मिलती है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया, केवल भारत में सालाना 500 से अधिक कपल्स एक दूसरे की हत्या करते हैं और दुनिया भर में 50,000 से अधिक ऐसी हत्याएं एक साल में होती हैं। मगर जैसी बर्बरता और हैवानियत साहिल और मुस्कान ने सौरभ के साथ की, वैसी शायद ही किसी ने की होगी। यही वजह थी कि इस केस ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं और आज भी इससे जुड़ी खबरें नेशनल मीडिया में हेडलाइंस बनती हैं। अब इन दरिंदगों को तो उनके किए की सज़ा अदालत द्वारा दी जाएगी, लेकिन आपके अनुसार इन दोनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।